अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। वेरी वार्म वेलकम टू सुबह की सोच। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच में। उम्मीद करते हैं कि आप सबका सुबह का आगाज़, जुम्मे का आगाज़ अच्छे से हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो कर लें आप लोग, और अपनी खुसूसी दुआओं में आज हम दोनों को भी याद रखिएगा, क्योंकि याद रखना ज़रूरी है। रमज़ान तो ख़त्म हो गया, रमज़ान में भी हमने आपसे बहुत अपील की अपनी दुआओं के हवाले से, और अब भी जुम्मे को भी कर रहे हैं। लेकिन मुल्क में कुछ हालात अच्छे नहीं चल रहे, दुनिया में कुछ हालात अच्छे नहीं चल रहे, जिस वजह से तमाम कंट्रीज़ जो हैं, इवन पाकिस्तान भी इफ़ेक्ट हो रहा है। और मुझे लगता है कि वक्त ज़ाया किए बगैर हम ईरान और अमेरिका और इसराइल की जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर बात कर लेते हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं सईद मोहम्मद खान साहब। आप एयर मार्शल रिटायर्ड हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के बार बार स्टेटमेंट्स आना, फिर डिफरेंट स्टेटमेंट्स आना, फिर उसके बाद हम जो देख रहे हैं कि अफकाली का उनका बयान है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि चाहता तो है ईरान के सब कुछ सही हो जाए, बातचीत करना चाहता है, मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा। सर क्या लगता है, इनकी कोई आउटकम्स होंगी, इस मुज़ाकरात हो भी रहे हैं पसे पर्दा या फिर नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गजल साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। देखिए, जंग जो है ना वो इस वक्त एक मिलिट्री डोमेन से निकल के नॉन मिलिट्री डोमेन में चली गई। मिलिट्री टारगेट्स दोनों साइड्स पे खत्म हो गए हैं और अब जो सिविलियन टारगेट्स हैं उनको हिट किया जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि जी के इस वक्त जंग जो है वो लॉजिकल से इलॉजिकल डोमेन में चली गई। इस वक्त जो है ना दोनों ममालिक, जो दोनों पार्टीज हैं, उनका ईगो का इशू है। अमेरिका और इजराइल एक बहुत बड़ी आर्मडा लेकर आए थे इस उम्मीद के ऊपर कि जब हम इतनी बड़ी पावर शो करेंगे तो ईरान जो है वो घुटने टेक देगा। लेकिन ईरान ने अपने रिस्पॉन्स में उनको सबको, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और वो अभी तक, आज 27वां दिन है, वो आज भी खड़े हुए हैं। मेरे ख्याल में दोनों पार्टीज जो हैं वो बातचीत करना चाहती हैं, लेकिन अपनी ईगो की वजह से एक तरफ हम देख रहे हैं कि इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आ रही हैं और दूसरे जो हैं वो ऑफिशियली इसको एग्री नहीं कर रहे। लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कल जो है इस चीज को कन्फेस किया कि उनके पास अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से शराइत आ रही हैं और वो अमेरिका और ईरान के बीच में इन शराइत को एक्सचेंज कर रहे हैं। सो बातचीत तो किसी ना किसी लेवल पे चल रही है और मेरे ख्याल में यही एक सिल्वर लाइनिंग है पिछले 2-3 दिन में कि जो मुस्लिम इन दोनों पार्टीज के जो दोस्त हैं, पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र, चाइना और रशिया के साथ मिलके अब कुछ सैनिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दोनों पार्टीज एक टेबल पे बैठे और एक सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़े। देखिए, ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, हमें इनको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये तो मैक्सिमम पोजीशंस हैं। लेकिन जब बातचीत शुरू होगी तो इंशाल्लाह कहीं बीच में आके मुआहिदा हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टीज जो है वो अब इतना नुकसान हो रहा है दोनों पार्टीज को कि यानी कि इलॉजिकल सी जंग बन गई है, क्योंकि मिलिट्री टारगेट्स खत्म हो गए। अगर इससे आगे बढ़ने की कोशिश की तो ह्यूमन लॉस बहुत ज्यादा होगा, और खास तौर पे जो गल्फ कंट्रीज हैं और ईरान है, दोनों को जो है ना, जो सिविलियन टारगेट्स हैं लाइक पावर जनरेशन प्लांट्स, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, ये वो सारी चीजें हैं जो इफेक्ट होंगी। और ये इलाका जो 30-40 साल में इस वक्त दुनिया में एक तरक्की की बन गया था, दोबारा स्टोन एज में चला जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने बात की कि सैनिटी की नज़र आ रही है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, हमें तो उनमें कोई सैनिटी नज़र नहीं आती। एक दिन वो कोई और बयान दे रहे होते हैं, दूसरे दिन अपने ही बयान को निगेट कर रहे होते हैं, तीसरे दिन कोई नया बयान दे रहे होते हैं। और दूसरी जानिब से अगर वो मुज़ाकरात की बात करते हो तो ईरान तो कहता है कि हम कोई मुज़ाकरात कर नहीं रहे, हम सिर्फ इनकी डिमांड्स को देख रहे हैं। सो ये दोनों ही प्रोस्पेक्ट एक तरफ चल रहे हैं, लेकिन जंग बंदी उस तरह से अभी हमें नज़र आ रही है कि अमेरिका टारगेट्स अचीव नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि हम इनके टारगेट्स को हिट भी नहीं करेंगे। 10 दिन के लिए उन्होंने और टाइम दे दिया है। ईरान भी शायद कहीं ना कहीं पे रिलेक्टेंट है। सो आपको मामलात यहाँ से बनते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं?
देखिए, आपने हसनैन साहब जिन चीजों की तरफ निशानदेही की, यही वो अनफॉर्चुनेट चीजें हैं जो इस वक्त अब इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर शामिल हो गई हैं। जो अमेरिका से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, खासतौर पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, मेरे नजदीक उन स्टेटमेंट्स की कोई जरूरत नहीं थी। जनरली ऐसा नहीं होता कि प्रेसिडेंट्स बोल रहे हों, जनरली वजीर और मशीर बोल रहे होते हैं और प्रेसिडेंट्स पीछे खामोश रहते हैं, क्योंकि वो उस रुतबे की डिमांड होती है। बट इट इज अनफॉर्चुनेट, वी आर लिविंग इन वेरी अनयूजुअल टाइम्स। इसी तरह ईरान जो है इस वक्त जो है वो क्या कहते हैं, उसने बहुत ज्यादा बीटिंग ली है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर बॉम्बिंग हुई है, उसकी बहुत ज्यादा शहादतें हुई हैं, और ईरानी कौम इस वक्त एक खास स्टेट ऑफ माइंड में है, और वो स्टेट ऑफ माइंड शहादत का है। इवन वहां भी जो लीडरशिप है वो बिल्कुल आराम से कोई डिसीजन, यानी कि जिस तरह पहले 2 मरतबा वो मुज़ाकरात में चले गए थे, इस मरतबा वो लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि उनको 2 मरतबा उनके साथ धोखा हुआ है, और उनकी कौम उनको माफ नहीं करेगी अगर उनको ये नजर ना आए कि वो अगर नेगोशिएशंस करते हैं तो अपने मुल्क के लिए कोई बेनिफिट्स हासिल कर सके। जब मैंने सैनिटी की बात की थी ना, तो मैं ये फाइटिंग पार्टीज की बात नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की। कि सैनिटी ये है कि एटलीस्ट मुसलमानों के बीच में से 3 कंट्रीज उठी हैं और उन्होंने ये जो इलॉजिकल जंग हो रही है इसको खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी है। हम ये नहीं कह रहे कि वो ये कोशिश सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। उम्मीद थी कि जो 5 दिन का पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो ब्रेक दिया था उसके बीच में नेगोशिएशन शुरू हो जाएं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शुरू हो सकती हैं, क्योंकि अभी तो जगह का तयन भी नहीं हुआ। लेकिन ये जो 10 दिन की ये जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा एक स्टेटमेंट दी है, इसका मतलब ये है कि अमेरिका बहुत इंटरेस्टेड है कि ये नेगोशिएशंस हो और कोई ना कोई सोल्यूशन निकले। देखिए, हमें सिर्फ जंग से निकल के ना जरा लार्जर पर्सपेक्टिव में भी इस कॉन्फ्लिक्ट को देखना चाहिए। देखिए, अमेरिका और इजराइल इस जंग में साथी तो हैं, लेकिन दोनों का जो है ना मकासद डिफरेंट है। अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ था क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी डूबती हुई मकबूलियत को एक जंग के थ्रू सहारा देना चाह रहे थे, क्योंकि उनके पास आगे 5-6 महीनों में मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं। जबकि जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं वो इस जंग में इसलिए आए थे क्योंकि उनके नजदीक वो एक ग्रेटर इजराइल प्लान के ऊपर काम करना चाह रहे, और वो उनका ग्रेटर इजराइल प्लान सिर्फ उस वक्त काम कर सकता है हसनैन साहब जब मुसलमान कंट्रीज वीक हो जाए। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान ने अभी तक जो बीच में मीडिएटरी रोल अदा कर रहे हैं, और हम जिस तरीके से अभी तक सक्सेसफुल रहे हैं कि हमने गल्फ कंट्रीज को इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने से रोका हुआ है, रिक्वेस्ट करके रोका हुआ है कि ठीक है आप रिस्पॉन्ड ना करें, और अगर हो सके तो अमेरिकन फोर्सेस को अपने सॉइल से लॉन्च ना होने दें, ठीक है ना। तो इस वजह से अभी तक जंग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई। अगर कल गॉड फॉरबिड अगर गल्फ कंट्रीज भी इस जंग में शामिल हो जाती हैं तो ये जो है ना एक आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी, और सबसे ज्यादा मुसलमान आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये जंग डिटेरियोरेट कर जाएगी शिया सुन्नी लड़ाई में, और आप देखेंगे कि फिर अमेरिका और इजराइल पीछे होके बैठ जाएंगे और हंसते रहेंगे कि जो मुसलमान जो है वो एक दूसरे को मार रहे हैं और वीक हो रहे हैं। और जब मुसलमान वीक हो जाएंगे तो फिर ये लोग आएंगे और ऑयल और गैस के ऊपर कब्जा कर लेंगे और एक ग्रेटर इजराइल की बुनियाद रखने की कोशिश करें। बिल्कुल सईद साहब, आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को इलेबोरेट किया, और जो आप बात कर रहे थे कि अमेरिका चाहता है इंटरेस्ट के हवाले से, तो जो 15 नुकात उनका सामने आया मंसूबा, उसको फिर रिजेक्ट किया गया ईरान की तरफ से, और वो चीज़ ये शायद चीख चीख के बता रहा था, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी इस हवाले से बात कर रहे थे कि अब शायद दबाव भी बहुत ज़्यादा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, फिर आगे मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं, और ये भी कहा जा रहा है, अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि ये लड़ाई तो इसराइल की थी, अमेरिका बीच में इन्वॉल्व हो गया।
ये तमाम तर चीज़ें आपने बहुत अच्छे से एलैबोरेट की। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मुझे बताइए इंडिया के हवाले से जो एक कल बयान आया बहुत ही अजीब सा जयशंकर का, जिसमें उन्होंने दलाल का वर्ड इस्तेमाल किया। जियो पॉलिटिक्स में तो ये चीज़ होती है, कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म किया जाता है जो कंट्रीज़ में होते हैं, तो फिर क्या इंडिया के नज़दीक तमाम वो कंट्रीज़ जो सालिसी का किरदार अदा कर रही हैं वो दलाल हुई? जिस तरह अमेरिका और इजराइल के अंदर एक डेस्परेशन स्टेट है, इसी तरह एक डिप्रेशन स्टेट जो है ना वो इंडिया के अंदर। इंडिया ने पिछले 25 से 30 साल में ये कोशिश की कि वो अपने आप को इस इलाके का सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क बना चौधरी सके। बनाए। उसके लिए उसने हर किस्म के मीडियम्स को इस्तेमाल किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर देम एंड फॉर्चुनेटली फॉर अस कि वहां एक बहुत ही बेवकूफ शख्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर पिछले 12 साल से बना हुआ है, और उसने जिस तरह से सिफारतकारी की है और उसने जिस तरह से इस इलाके में इंडिया को हैंडल किया है, उसने इंडिया को बिल्कुल अकेला कर दिया। अगर पिछले 5-6 साल में आप देखिए गजल साहिबा कि इंडिया ने बांग्लादेश के साथ यानी कि उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, श्रीलंका से झगड़ा किया, पाकिस्तान से झगड़ा किया, अफगानिस्तान के थ्रू जाकर उन्होंने पाकिस्तान में टेररिज्म को फरोग देने की कोशिश की, और सबसे ज्यादा उन्होंने पिछले 1 साल में 3 मरतबा ईरान के पीठ में छुरा घोंपा। तो अब जो है उन्होंने खुद अपनी हरकतों से अपने आप को इतना अकेला कर दिया है और अपने आप को उस कैंप का हिस्सा बना दिया है जो इस वक्त दुनिया में बिल्कुल पसंद नहीं किया जा रहा। आप देखिए कि जिस कैंप का वो हिस्सा बनना चाहते हैं, उस कैंप के जो पुराने साथी हैं, यूरोपियन यूनियन, वेस्ट अमेरिका, चाइना, रशिया, कोई भी इस वक्त अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं खड़ा हुआ है। बिल्कुल। और इस वक्त जो इस कॉन्फ्लिक्ट के 3 कंट्रीज है, ईरान, अमेरिका और इजराइल, सिवाय इजराइल के जो बाकी 2 हैं वो इंडिया को एक ट्रस्टवर्दी साथी या एक ट्रस्टवर्दी मीडिएटर नहीं समझते। अब ये वो रियलिटी है जब उनके ऊपर आश्कार हुई है तो वो बिल्कुल पागल हो गई। उन्होंने तो हमेशा से कोशिश की मूवीज बना के हर जगह स्टेटमेंट। बिल्कुल ऐसी है सर, और वो तो उनका कंटेंट बिकता है, उनका पूरा काम ही यही है कि मूवीज में वो जंग जीत जाएं, लेकिन मूवीज के अलावा आपने देख लिया कि पिछले साल पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया। थैंक यू सो मच। सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक एयर मार्शल। सर थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है एडमिरल रिटायर फैसल शाह साहब ने। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर इंडिया के हवाले से भी हमने बात कर ली है, इस वॉर के हवाले से भी बात कर ली, लेकिन आपका क्योंकि ताल्लुक मैरी टाइम से भी है, मैं एडमिरल साहब से भी जो है एयर मार्शल साहब से सवाल करना चाहता था कि ये रेलिवेंट आपके लिए है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर इस वक्त जंग चल रही है और उसको अपनी ताकत बनाया हुआ ईरान ने, इसको किसी तरह से वर्ल्ड की बात करें या अमेरिका की बात करें, वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो इसके ऊपर से ना उनको ईरान का या फिर ईरान का जो गलबा है उसको नहीं ख़त्म कर सकते। सो आपके मुताबिक ये जो ईरान की पावर्स हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में आपको बढ़ती हुई नज़र आती हैं, और वो जो टैक्स की बात हो रही है और वो चाहते हैं कि एक हैवी टैक्स वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ उनको दें। सो क्या आइंदा आने वाले दिनों में हम ये देख सकते हैं या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मज़ भी उनके पास हो और तमाम तर जो इंटरनेशनल पाबंदियाँ हैं वो उनसे हटा दी जाएं और उनको तमाम लीगैलिटी मिल जाए, वो फिर अपना तेल भी बेच सकें? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ईरान का कंट्रोल इसलिए है कि ईरान की ज्योग्राफी उसको ये लेवरेज देती है। आप अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को देखें तो वो एक कर्व्ड किस्म का पाथवे है जहाँ से वाटरवे है जहाँ से शिपिंग दुनिया की गुजरती है। ये पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को मिलाता है और बड़ा नैरो है, और अपने नैरो पार्ट में ये 31 किलोमीटर है, लेकिन उस 31 किलोमीटर में से भी सिर्फ 6 किलोमीटर का ऐसा इलाका है जिसमें से 3 किलोमीटर आने के लिए है और 3 किलोमीटर जाने के लिए। तो बाकायदा एक रोड जैसा हिसाब किताब है उसमें, और इसको ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम कहा जाता है। तो ईरान ने जो उसका जनूबी इलाका है वो बंद कर दिया है, और जो शुमाली इलाका है सिर्फ एक जो 3 किलोमीटर का पैच है जिसमें से शिप्स गुजर सकते हैं उसको खोला हुआ है, और वो जो 3 किलोमीटर का इलाका है वो उसकी कोस्ट के बहुत करीब है, तो वहां से उसको मॉनिटर भी कर सकता है, उसकी सर्वेलेंस भी कर सकता है और उसको अटैक भी कर सकता है
मुख्तलिफ तरीके से। अब उसके पास क्या सहूलियात हैं ऐसी जो जिससे जरिए वो इसको अटैक कर सकता है, उसमें उसके पास पासदाराने इनकलाब की नेवी है। यानी एक नेवी तो वो है ना जिसके सदर ट्रम्प बार बार बात करते हैं कि मैंने वो खत्म कर दी है, तो वो खत्म नहीं हुई है बहरहाल, लेकिन फिर भी उसको डैमेज जरूर हुआ है। वो इनकी अर्तिश नेवी है, जो कि एक किसी भी दूसरे मुल्क की नेवी होती है जिसमें शिप, सबमरीन, इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं। लेकिन इनके पास जो दूसरी नेवी है उसका नाम है पासदाराने इनकलाब की नेवी, और वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर पे काम करती है, और पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ही उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन है। तो वो लोग ये तकरीबन आप समझिए कि ऐसे है जैसे ये उनका होम ग्राउंड है। और उनके पास छोटी बोट्स होती हैं, स्पीड बोट्स, जिन पे रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं, कैमिकेजे बोट्स हैं, रिमोट कंट्रोल बोट्स हैं। फिर इनके पास अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स हैं, यानी कि जो बगैर किसी इंसान के उनको ऑपरेट किया जा सकता है। बिजेट सबमरीन्स हैं। फिर ईरान ने अपनी ज्योग्राफी का इतना अच्छा फायदा उठाया है कि उसने जगह जगह छोटे छोटे बेसिस बनाए हुए हैं जहाँ पे इन बोट्स को तैनात किया हुआ है। इसके अलावा मिसाइल बैटरीज लगाई हुई हैं। तो ईरान के पास बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं जिसकी वजह से वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर सकता है और किए रख सकता है। अगर आप इंटरनेशनल लेजिस्लेशन भी कोई कर लें और ये कह दें कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान कंट्रोल नहीं कर सकता, इवन देन उसकी ज्योग्राफी उसको ये लेवरेज देती है कि वो किसी भी वक्त इसको डिसरप्ट कर सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद और अगर आप ये कहते हैं कि जी पासदाराने इनकलाब की नेवी को भी अमेरिका नुकसान पहुंचा दे, जो कि मुश्किल काम है क्योंकि उनके बहुत छोटे छोटे टारगेट्स हैं, तो इवन फिशिंग बोट्स को यूज करते हुए ईरान इसको कंट्रोल कर सकता है। ये ईरान के पास एक स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है, और इसी वजह से ईरान ने जंग के पहले दिन ये ऐलान कर दिया था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहे हैं। वहां से वो शिपिंग को आने जाने दे रहे हैं, लेकिन अपनी मर्जी से। और अगर मैं समझता हूं कि इसको फिजिकली खुलवाने की कोशिश की गई, जिसकी कोशिश ट्रम्प साहब ने की है और वो कामयाब नहीं हुए हैं, धमकियां भी दी हैं और बाकी ममालिक को भी उन्होंने बुलाने की कोशिश की है, लेकिन सब ने मना कर दिया। तो अगर इसको खुलवाने की कोशिश की गई तो ईरान के पास ये भी ऑप्शन है कि वो इसको परमानेंटली ब्लॉक कर दे, और वो परमानेंट ब्लॉकेज जो है वो माइंस के थ्रू हो सकती है। कोई शिप बड़ा जो है उसको आप स्कटल करें और आप उसको डुबो दें इसके बीच में, तो भी आना जाना बंद हो जाएगा, आमदोरफ्त बंद हो जाएगी, और ये स्ट्रेट जो है फिर कई महीनों के लिए, और हो सकता है कि साल से ऊपर भी टाइम लग जाए, उसके लिए ये बंद हो जाएगी। और आप देखें कि अभी जब 26-27 दिन के लिए ये बंद हुई है, या बंद तो नहीं हुई है, कंट्रोल कर रहा है सिर्फ ईरान, तो कितना दुनिया की मईशत पे फर्क पड़ रहा है। ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, गैस की बढ़ रही हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम्स आ रही है, फार्मास्यूटिकल्स में एक फोरकास्ट है कि प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो ये अगर खुदा ना खास्ता परमानेंट बंद हो जाती है कुछ महीनों के लिए, तो फिर तो बहुत ज्यादा बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त फरमाया, फिर बहुत ही नुकसान हो सकता है। मुझे लास्टली ये बताइएगा कि अब जो पॉइंट्स दोनों साइड से आए हैं, अमेरिका की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी, वो दोनों को ही कबूल नहीं है, यानी कि कॉमन ग्राउंड हमें नज़र नहीं आ रहा। तो अगर ये जंग बंद भी हो जाती है या कुछ मुज़ाकरात हो भी जाते हैं, तो क्या ही गारंटी है कि इसराइल या अमेरिका अगेन हमले या फिर इस तरह से सब कुछ नहीं होगा? देखें, इन मुज़ाकरात में मुझे जो एक कदगन नजर आता है वो ये है कि इन मुज़ाकरात में अब इजराइल शामिल नहीं है, और क्या अमेरिका की ये ताकत है कि वो इजराइल को कोई ऐसा काम करने से रोके जिससे जो मुआहिदा अमेरिका और ईरान के बीच में हो वो ब्रीच हो जाए। 2 दफा तो हमने ये देखा है कि पिछले साल जून में भी जब अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात हो रहे थे, तो इसराइल ने ये समझा कि मुज़ाकरात मेरे मफाद में नहीं है, तो उसने अटैक कर दिया। और इस दफा भी 28 फरवरी से पहले मुज़ाकरात हो रहे थे, हतमी नताइज पे पहुंचने वाले थे, खुशाइन करार दिया जा रहा था उनको, और फिर भी इजराइल ने सोचा कि ये मेरे मफाद में नहीं है, तो अटैक कर दिया। अमेरिका भी उसमें शामिल था। 3 दिन पहले भी जब ये मुज़ाकरात का ऐलान हुआ था, ट्रम्प साहब ने किया था, तो बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया था कि हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ देखेंगे, अगर वो हो रहा होगा तो हम इस मुआहदे को मानेंगे, वरना हम नहीं मानेंगे। तो मुझे इसमें ये चीज़ एक नज़र आती है, एक गैप नज़र आता है कि ठीक है, ईरान और अमेरिका तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात सिर्फ ईरान और अमेरिका के बारे में नहीं है, ये खित्ते की
सूरत हाल के बारे में है और खित्ते के फ्यूचर के बारे में। और खित्ते में सिर्फ अमेरिका और इसराइल नहीं, ईरान नहीं है, बल्कि अरब ममालिक भी हैं और इसराइल भी है। तो क्या ये मुआहिदा सबको काबिल कबूल होगा और क्या सब इसकी पासदारी करेंगे? क्या अमेरिका उन सबको कंट्रोल कर सकेगा कि पासदारी करें? अमेरिका खुद पासदारी करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए बिल्कुल ईरानी ये चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी गारंटी दी जाए कि जंग मुस्तकिल बंद हो बिल्कुल ऐसे, और और मेरा ख्याल है कि कभी यहाँ पे हमें ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी अरसे से उनको मुज़ाकरात का चूरन दिया जा रहा है, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि वो एक तरफ मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे होते हैं, दूसरी तरफ से उनको मिसाइल से हिट किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ एडमिरल फैसल शाह साहब मौजूद हैं और आपकी राय हमारे लिए और हमारे नाजरीन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सैर हासिल गुफ्तगू आपने की। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं वापस।